यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम कैपिटल बजटिंग के टेक्समैन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थियोरेटिकल एमसीक्यूज आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़ दोस्तों, और प्रैक्टिकल एमसीक्यूज मैं आपको सारे करवा देता हूँ। और जस्ट इन केस थियोरेटिकल एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो जस्ट लीव इट, करेक्ट है? तो आपको उसकी टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। मैं प्रैक्टिकल एमसीक्यूज में जो सर्टेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो करवा दूंगा आपको, तो उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर में डिफर अकॉर्डिंग टू योर एडिशन, ठीक है? आपके एडिशन के अकॉर्डिंग आपके पेज नंबर डिफर हो सकते हैं। मेरे टेक्समैन में है पेज नंबर 9.55, पेज नंबर 9.55 एंड एमसीक्यूज नंबर 141। एकदम स्पीड से काम करेंगे, ठीक है बेटा? एकदम स्पीड से काम करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करते हुए चलना है, थोड़ा कोऑपरेट करना है आपको भी, और क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 lakhs एंड एस्टिमेटेड टू जनरेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 1,80,000, 40,000, 20,000, 10,000 इन नेक्स्ट 5 years. व्हाट इज पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट? 2 मिनट लोगे कि आप लोग पेबैक पीरियड फाइंड करना है, और मुझे बताओ कि आपके पास जो सी फैट दिया हुआ है वो एन्युइटी है ना? वो एन्युइटी नहीं है, तो हम किस तरह से उसका कैलकुलेशन करते हैं? क्या हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फाइंड करते हैं क्या उसको लेके? हम क्या फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फाइंड करते हैं उसको लेके। तो पहले फटाफट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फाइंड करना स्टार्ट करो। आपके पास चलो फटाफट एकदम क्विकली स्टार्ट करोगे। ईयर 1 क्या सी फैट दिया हुआ है क्या हमारे पास? अब सी फैट बोल दो, एनुअल कैश फ्लो बोल दो, जो बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। सी फैट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सेकेंड ईयर का कितना दिया हुआ है? 80,000। और पहले ये चेक करो कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों। क्या हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है क्या? हाँ, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है। थर्ड ईयर का सी फैट कितना दिया हुआ है? आई थिंक इट इज़ 40,000। फोर्थ ईयर का सी फैट कितना दिया हुआ है? दिस इज 20,000, ठीक है? एंड फिफ्थ ईयर का सी फैट कितना दिया हुआ है? दिस इज 10,000। अब फर्स्ट ईयर का टोटल, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना कलेक्ट होगा? 1 लाख रुपीज। 1 में ये 80,000 ऐड कर दो, तो सेकेंड ईयर के एंड में टोटल मतलब क्यूमुलेटिव कितना कलेक्ट हो जाएगा? 180। 180 में ये 40 ऐड कर दो, तो मुझे बताओ थर्ड ईयर के एंड में कितना कलेक्ट हो जाएगा? 2,20,000। अब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए का है, तो अब आप मुझे बताओगे क्या हमें अब इससे आगे जाने की जरूरत है? भाई इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो 2 लाख रुपया है, क्या ये दोनों के बीच में क्या रिकवर हो जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों के बीच में रिकवर हो जाएगा? ये दोनों के बीच में रिकवर हो जाएगा। अब क्या करो पता है क्या? सबसे पहले आपको करना क्या होता है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो। बताओ ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डोंट यू थिंक दैट ये 40,000 का डिफरेंस है? हाँ, ये 40,000 का डिफरेंस है ना। और आप मुझे बताओगे ये 40,000 का डिफरेंस जो है वो कितने मंथ्स के लिए है? ये 40,000 का जो डिफरेंस है वो 12 मंथ्स के लिए है ना। अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस। क्या ये 40,000 का डिफरेंस क्या 12 मंथ्स के लिए है? कहाँ से कहाँ तक का है ये चेक करो ना। 180 से लेके 220 तक का डिफरेंस है, और ये कितने, ये 220 तक का डिफरेंस है, तो ये 12 मंथ्स का डिफरेंस क्या बेसिकली ये 12 मंथ्स हो गया ना। सेकंड और थर्ड ईयर के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 12 मंथ्स आता है। तो 12 मंथ्स में 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, और हमें कहाँ पे, हमें कितना पैसा रिकवर करना था? हमें 2 लाख रुपया रिकवर करना था। तो अब आप मुझे बताओ 180 से अगर 2 लाख तक जाना है, तो क्या सिर्फ 20,000 का डिफरेंस आ रहा है क्या? तो इस तरह से इक्वेशन बना लो ना मेरे दोस्तों, कितनी सिंपल सी बात है। 40,000 के लिए अगर 12 महीने का डिफरेंस आ रहा है, तो यू जस्ट टेल मी 20,000 के लिए कितने मंथ्स का डिफरेंस आएगा? आधा आना चाहिए यार, हाफ आना चाहिए यार। तो 20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 40,000, तो यू टेल मी नाउ कितना डिफरेंस आएगा? तो क्या ये 6 मंथ्स का डिफरेंस आएगा? चेक करो। तो आपका पेबैक पीरियड क्या बन जाएगा? मैंने कहा ना सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में है, सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में है, तो डोंट यू थिंक दैट हमारा पेबैक पीरियड विल बी 2 years and 6 months। लेकिन पहले चेक करो कि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या वो ईयर्स एंड मंथ्स में दिया हुआ है? हाँ, वो ईयर्स एंड मंथ्स में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास ऑप्शंस सिर्फ ईयर्स में दिया होता। तो क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो हमारा आंसर 2.5 years आता। क्या आता? हमारा आंसर 2.5 years, बट ऑप्शन इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ 2 years and 6 years and months में इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा जो रिपीटेड मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, उसको मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना?
तो आप उसको होमवर्क कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 142, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आपको फाइंड करना है, और सबसे पहले देख लेना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप मुझे बताओगे क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या 6,75,000 का है? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 6,75,000 का है, करेक्ट है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देके रखा है, मतलब केसी देके रखा हुआ है आपको। केसी कितना देके रखा है? दिस इज गिवन 10%, दिस इज गिवन 10%। एस्टिमेटेड सी फैट देके रखा हुआ है। ईयर 1 का सी फैट डैश है, ईयर 2 का सी फैट 1,50,000 है। सी फैट बोलो, एनुअल कैश फ्लो बोलो, बहुत बार ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बोला जाता है उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। थर्ड ईयर का जो सी फैट दिया हुआ है दैट इज 6,60,000। फोर्थ ईयर का जो सी फैट दिया हुआ है दैट इज 4,20,000। एंड फिफ्थ ईयर का जो सी फैट दिया हुआ है दैट इज अगेन 4,20,000। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में करना क्या होता है दोस्तों, मुझे बताओ। आप पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लो ना भाई, आप पहले कैश फ्लो को क्या कर लो, आप डिस्काउंट कर लो उसको। तो कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे तो फर्स्ट ईयर में तो कोई कैश फ्लो था ही नहीं, तो इसको डिस्काउंट करना है। और डिस्काउंट कौन से रेट से करना है? एट 10%। दिया है ना दोस्तों, दिया है ना। अब फर्स्ट ईयर में तो कोई कैश फ्लो जनरेट हुआ ही नहीं था, तो मुझे बताओ क्या फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मुझे नहीं लग रहा है कि यार अभी डिस्काउंटेड फाइंड करना तुम्हें ना आए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 तो क्या इसका जो कैश फ्लो आ रहा है क्या वो 123 क्या 966 समथिंग आ रहा है क्या? 966.94 में मेरे हिसाब से क्या राउंड ऑफ कर दो यार, क्या झमेला नहीं रहेगा। क्या ये आ रहा है क्या? चेक कर लो। फिर इसको 6,60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 1 2 3। तो ये ना 6,60,000, एक बार चेक कर लो। 1.10 1 2 3, तो ये आ रहा है क्या? 495,868। आप अपने हिसाब से करोगे दोस्तों, अपने हिसाब से करना जरूरी है बेटा आपको। तो क्या ये आपका 495,868 चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगेन आप पहले एक चेक कर लो कि हमें कितना रिकवर करना है ना, 675 रिकवर करना है, ठीक है। तो फिर उससे आगे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 420 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 3 4, तो ये चेक कर लीजिए। 2 आप चेक कर रहा, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, वो भी आप चेक कर लेना। 286 866 चेक कर लीजिए, बराबर लिखा है कि नहीं मैंने। अब मुझे बताओ इसका भी फाइंड कर लो ना, इसका भी, तो क्या काम खत्म हो जाएगा। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 3 अरे 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? दिस विल बी योर 260,787। अब क्यूमुलेटिव फाइंड कर लो इसका क्यूमुलेटिव कितना आएगा? तो जीरो ही आ जाएगा। तो जीरो में ये ऐड कर दोगे तो सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव कितना आ जाएगा? 123,967। इसमें ये आप ऐड करो, 123,967 में आप ऐड कर दो 495,868, तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा? 619,835। इसमें ये ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? चेक करो। 286 प्लस 866 286,866, तो कितना हो गया ये? हाँ 906,701। क्या हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत है? हमें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो 675 जो रिकवर हो जाएगा, डोंट यू थिंक दैट ये 675 ये दोनों पीरियड के बीच में ही रिकवर हो जाएगा। तो हमें इससे आगे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और अभी आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है, आंसर आप निकाल लोगे। अब मुझे नहीं पता आंसर क्या है, आप निकाल लोगे। आई जस्ट प्रोसीड फर्दर, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। 143 क्वेश्चन नंबर 143। अच्छा, एक बात मुझे बताना कि हमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में और सिंपल पेबैक पीरियड में डिफरेंस क्या होता था? बेटा सिंपल पेबैक पीरियड में हम इंटरेस्ट फैक्टर को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन अगर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का लॉजिक अगर आपने समझा होगा तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इंटरेस्ट फैक्टर को कंसीडर करके पैसा रिकवर करता है। तो ये एक डिफरेंस था आपका, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से उसको देख लेंगे। 143 क्वेश्चन नंबर 143। अच्छा यहां पे है ना, मुझे बताओ अगर आपको पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट A B C D E इस तरह से है, और हर किसी का पेबैक पीरियड देके रखा हुआ है, ठीक है।
और आपको पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, तो माय क्वेश्चन टू यू एंड माय क्वेश्चन एंड योर आंसर, मुझे बताओ आप कौन से प्रोजेक्ट पे डिसीजन लोगे जिसका पेबैक पीरियड मतलब जिसका पेबैक पीरियड कम होगा कि जिसका पेबैक पीरियड ज्यादा होगा? ऑब्वियस रीजन है जिसका पेबैक पीरियड कम होगा। क्यों हम वो डिसीजन लेंगे जिसका पेबैक पीरियड कम होगा? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कम होगा उसका मतलब पेबैक पीरियड कम होने का मतलब क्या? पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है, पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है, इसीलिए हम डिसीजन भी उसी का ही लेंगे जिसका पेबैक पीरियड क्या होता है? कम होता है। लेकिन आपने अगर ये क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 143, राकेश लिमिटेड is considering to invest in one of 4 projects for which an analyst has calculated payback period reciprocal। दोस्तों क्वेश्चन में पेबैक पीरियड नहीं दिया है, पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल दिया है। अब मुझे बताओ मैथमेटिकली रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? तो मान के चलो पेबैक पीरियड अगर 4 है तो इसको क्या मैं 4 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइड बाय 4। मान लो, मैंने इसे मान लिया, ये अजम्पशन ले रहा हूँ सिर्फ। मान लो पेबैक पीरियड, अच्छा 1 डिवाइड बाय 4 क्या होता है? 0.25। अब ये मुझे थोड़ी समझाने की जरूरत है कि 0.25 का मतलब 25% होता है, 25% होता है। पेबैक पीरियड अगर 5 है तो बताओ 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नहीं 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले मुझे बताओ क्या 5 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो मुझे आप बताओगे क्या इसका रेसिप्रोकल क्या 1/5 होगा? एंड 1/5 इज नथिंग बट 0.20 एंड 20%। तो अब आप मुझे बताओ हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये पेबैक पीरियड का, ये पेबैक पीरियड है, मैंने ये अलग से एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन के साथ रिलेट मत करना, ठीक है जी। ये पेबैक पीरियड है और ये पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल है, ये पेबैक पीरियड है, ये पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो यू टेल मी नाउ, हमारे पास क्वेश्चन में पेबैक पीरियड दिया है कि पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल दिया हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन में पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि हमें पेबैक पीरियड के रेसिप्रोकल को पहले पेबैक पीरियड में कन्वर्ट करना होगा? तो चलो इसी का एग्जांपल ले लो, 25%। क्या 25% को क्या हम 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, विच इज नथिंग बट 1/4? तो ये पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो बताओ पेबैक पीरियड क्या होगा? 4 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पेबैक पीरियड के रेसिप्रोकल से पेबैक पीरियड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चेक करो अभी आप फटाफट, हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड है पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल है 25%। तो मे आई राइट 25% एज 25 डिवाइडेड बाय 100? हाँ, दिस इज नथिंग बट 1/4। तो बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या 4/1 होगा? तो यू टेल मी, क्या हमारा पेबैक पीरियड क्या 4 इयर्स होगा इसका? हाँ, प्रोजेक्ट 1 जो भी है उसका कितना रहेगा? 4 इयर्स का पेबैक पीरियड रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 40%। तो यू जस्ट टेल मी 40% को हम किस तरह से लिखेंगे? यू जस्ट टेल मी हम 40% को किस तरह से लिखेंगे? तो वी कैन राइट 40% एज 40 डिवाइड बाय 100। करेक्ट है। तो 40 डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो किस तरह से आएगा? जरा 40% को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो किस तरह से आएगा। हाँ, चेक करके बताओ आपका 40%। अच्छा मुझे बताओ आपका जो प्रोजेक्ट 1 का जो पेबैक पीरियड आया था क्या वो 4 इयर्स आया था? पेबैक पीरियड बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। तो मुझे बताओ ये 40 डिवाइड बाय 100 को क्या हम 100 डिवाइड बाय 40 लिखेंगे तो क्या उसका उल्टा हो जाएगा? अब वही बात है ना यार, समझाया था ना कि पेबैक पीरियड 4 इयर्स है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/1। अरे सॉरी, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? नहीं, पहले 4 को क्या हम 4/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/1। अगेन 4/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/1। तो कितनी सिंपल सी बात है यार। तो क्या 40/100 को क्या मैं 100 डिवाइड बाय 40 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और 100 डिवाइड बाय 40 करो तो कितना आ रहा है? क्या 2.5 ईयर्स आ रहा है? चेक करिए जी, परफेक्ट है। थर्ड, मुझे बताओ थर्ड कितना दिया हुआ है आपके पास? कितना परसेंट दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो दिया है वो पेबैक पीरियड का रेसिप्रोकल है 50%। कैन वी राइट 50 डिवाइड बाय 100? हाँ, तो कैन वी राइट 100 डिवाइड बाय 50? ऑफ कोर्स यस। तो मुझे आप बताइए क्या 2 इयर्स आएगा कि नहीं आएगा इसका? हाँ, प्रोजेक्ट 4 का चेक कर लो, रेसिप्रोकल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 75%। तो यू टेल मी 75% को क्या हम 75 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं? और इसी को ही क्या हम 100 डिवाइड बाय 75 लिख सकते हैं? तो 100 डिवाइड बाय 75 को सिंप्लीफाई कर दो तो बताओ कितना आ रही है? 1.33 ईयर्स। कितना आ रहा है? 1.33 ईयर्स।
तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको पेबैक पीरियड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है तो आप सिलेक्शन अप्रेजल क्राइटेरिया है ना, पेबैक पीरियड आपका क्या है, सिलेक्शन अप्रेजल क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिसीजन लेना है तो दोस्तों आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, हम उसी पेबैक पीरियड को कंसीडर करते हैं जिसका पेबैक पीरियड अर्ली मतलब जल्दी आ जाता है। तो बताओ कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 2 3 नाम दिया है, लेकिन क्वेश्चन में P Q R S, तो यू टेल मी कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरा बराबर तो आ रहा है, चेक कर लो 143, तो 143 प्रोजेक्ट एस सिलेक्ट करेंगे, परफेक्ट है। तो प्रोजेक्ट एस सिलेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। 144 क्वेश्चन नंबर 144, आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 144 की जब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। अच्छा, मुझे लग रहा है हाँ 144 क्या कह रहे हैं, रामसे लिमिटेड वांट्स टू सिलेक्ट वन ऑफ द मशीन आउट ऑफ 2। आपको दोनों में से कोई एक मशीन सिलेक्ट करना है। डेटा फॉर मशीन्स आर गिवन बिलो, कुछ डेटा दिया हुआ है, मशीन ए का डेटा दिया है, मशीन बी का डेटा दिया है, कॉस्ट दिया है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सी फैट ईयर 1 2 3 4 5 525 7 lakhs 875 525 सब सी फैट दे के रखा हुआ है। मशीन हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ ओवर पीरियड ऑफ 5 years बाय SLM मेथड। क्या SLM मेथड से उसको राइट ऑफ करना होगा क्या? अच्छा, राइट ऑफ करेंगे तो ठीक है, ये सबको आता है। मतलब साल्वेज वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया है क्या, जरा चेक करो। साल्वेज वैल्यू इज नॉट गिवन, साल्वेज वैल्यू इज नॉट गिवन। द कंपनी विल सिलेक्ट, कंपनी कौन सा मशीन सिलेक्ट करेगी, मशीन ए बिकॉज ARR इज 15% वाइल 14%, machine B it has higher average C fat, machines A because it has higher average C fat, machine B ARR 16% while 14%। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बताओ सिलेक्शन और अप्रेजल के लिए कितने कितने क्राइटेरिया हैं हमारे पास, रिकलेक्ट करके बताओगे। सिलेक्शन और अप्रेजल क्राइटेरिया, क्या नंबर 1 हमारा NPV आ जाता है, नंबर 2 क्या हमारा PI आ जाता है, सोचो सोचो फटाफट। नंबर 3 हमारा क्या आ जाता है, NPV PI, मैं भूल गया, IRR, हाँ क्या IRR आता है क्या, ठीक है। क्या पेबैक पीरियड भी आता है क्या, हाँ आता है ना, ये भी एक सिलेक्शन अप्रेजल क्राइटेरिया है। और लास्ट वाला क्राइटेरिया कौन सा था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला, उसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या एवरेज सी फैट के बेस पे कभी हमने कहीं भी कोई सिलेक्शन किया हुआ है? एवरेज सी फैट के बेस पे कभी हमने, देखो ना, सिलेक्शन अप्रेजल के लिए इतनी ही हमारे पास टेक्निक्स है। एवरेज सी फैट के बेस पे कभी भी हमने कोई सिलेक्शन किया हुआ है? ऐसा सिलेक्शन हमने कभी भी नहीं किया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के ऑप्शन बी और सी तो फालतू ही है, उसको उड़ा के फेंक दो। तो आपके दो ही ऑप्शन बराबर है और दोनों ऑप्शंस में ARR की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है, ARR की बात कही जा रही है। तो आपको दोनों ऑप्शंस में क्या फाइंड करना होगा, ARR फाइंड करना होगा। और मैंने सिखाया है आपको, क्वेश्चन में सी फैट दिया होता है और डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन भी अवेलेबल है, सी फैट भी अवेलेबल है। तो यू टेल मी वन थिंग, हम सी फैट में डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, तो हम पैट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ARR के लिए हमें पैट की रिक्वायरमेंट होती है। और क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी साल्वेज वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पे भी साल्वेज वैल्यू इज नॉट गिवन। तो अब यू अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, यू अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, करेक्ट है। तो आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कि साल्वेज वैल्यू नहीं दी है, तो क्या हम ARR इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे क्या? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे कैलकुलेट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। और जरा चेक करके बताओ, दोनों मशीन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का है? दोनों मशीन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट जो लिखी है ना, वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही है। और दोनों मशीन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 17,50,000 का है। तो अब यू टेल मी कि किस तरह से किया जाए, किस तरह से किया जाए, आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओगे किस तरह से किया जाए, फटाफट आप मुझे बताओगे। एकदम एकदम सिंपल सी टेक्निक है बेटा यार। हमें क्या फाइंड करना है, देखो पहले फॉर्मूला पकड़ लो। पहले फॉर्मूला क्या था ARR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एवरेज पैट। फॉर्मूला क्या है, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, क्या
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहो, ओरिजिनल कॉस्ट कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ, ये अवेलेबल है। एवरेज पैट फाइंड कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, मशीन ए का जितना भी सी फैट दिया है ना सबको ऐड करो फटाफट, और मशीन बी का भी जितना सी फैट दिया है ना सबको ऐड कर दो। सिर्फ कैल्सी पे ऐड करना चालू करो ना धनाधन, कैल्सी पे ऐड करना चालू कर दो धनाधन, धनाधन ऐड करना चालू करो फटाफट। तो आप मुझे बताओ 525 प्लस 7 lakhs प्लस 875 प्लस 525 प्लस 3,50,000, तो ये मेरा तो आ रहा है 29,75,000। चेक कर लो आपका भी आ रहा है क्या? 29,75,000। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या मशीन की यूजफुल लाइफ दोनों सिचुएशन में क्या 5 years है? क्या T0 से लेके T5 है? मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, जरा चेक कर लो। मशीन हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर पीरियड ऑफ 5 years बाय SLM। क्वेश्चन में कहीं पर भी साल्वेज वैल्यू दी है? साल्वेज वैल्यू इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में कहीं पर भी साल्वेज वैल्यू नहीं दी है मेरे दोस्तों। तो अब आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू नहीं दी है और हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? क्या 17,50,000 है और साल्वेज वैल्यू 0 है? अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस। क्या पूरा 17,50,000 क्या 5 साल में खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा? हाँ, फॉर्मूला क्या बन जाता है ना हमारा फॉर्मूला बन जाता है 17,50,000 माइनस साल्वेज वैल्यू विच इज 0 डिवाइडेड बाय 5। तो आप ही अप्लाई करो ना, मैं क्यों, मुझे क्यों फालतू वाला टाइम पास करवाते हो बेटा? तो क्या हर साल 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया का डिप्रिशिएट करेंगे तो पूरा 17,50,000 क्या 5 साल में डिप्रिशिएट हो जाएगा? तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये सी फैट भी 5 साल का है? तो क्या 5 साल के सी फैट में से क्या 5 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब 5 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। ये मैंने सिखाया था जब मैंने रेगुलर लेक्चर्स पढ़ाया था ना, तो वहां पे ये सब शॉर्टकट टेक्निक सिखाई है मैंने आपको कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा प्लीज थोड़ा दिमाग ओपन रखेंगे तो माइनस करेंगे। तो मुझे बताओ हमारा टोटल 5 साल का पैट कितना आ जाएगा? 12,25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,25,000। आप इंडिविजुअली भी करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है? देखो समझाता हूं इस तरह से। मुझे नहीं लग रहा है कि यहां पे अननेसरी टाइम वेस्ट करना चाहिए। पहले बताओ, हर साल का मशीन ए को लेके हर साल का डिप्रिसिएशन क्या 3.5 लाख रुपया होगा? हाँ, 3.5 लाख रुपया होगा। तो मैं आपको ना एक ओवरव्यू दे देता हूं जो मैंने आपको सिखाया हुआ है रेगुलर लेक्चर्स में। ईयर 1 का सी फैट क्या 525 है, इसमें से 3.5 लाख रुपया माइनस करो तो 5.25 माइनस 3.5 लाख, तो मुझे बताओ कितना बचेगा बेटा? बच जाएगा हमारे पास 1.75। कितना बच जाएगा हमारे पास? द रिमेनिंग विल बी 1.75। हाँ, सेकेंड ईयर का भी जरा सी फैट देखो कितना है, 7 लाख से कितना माइनस करोगे? 3.5 लाख रुपया। डिप्रिसिएशन हर साल 3.5 लाख रुपया है ना, तो बचेगा कितना? 3.5 लाख रुपया। अच्छा, अब हर साल इस तरह से करते हुए चलोगे तो आपको 5 साल के एंड में जो पैट मिल जाएगा ना, कर ही दूं क्या एक बार में? तो चलो फिर आपको ना कोई कंफ्यूजन न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे। 875 माइनस 3,50,000। 4th ईयर में कितना है दोस्तों? 4th ईयर में है 525 माइनस 3,50,000। 5th ईयर में है आपका 350 माइनस 350। तो बताइए 4th ईयर का कितना आएगा पैट? ये सब पैट कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग। सी फैट में डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें पैट मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? पैट मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, पैट बोलो, नो पैट बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर करके बताओगे, फटाफट आंसर करके बताओगे। 8,75,000 माइनस 3,50,000, तो टेल में कितना आ जाएगा? क्या ये 525 आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? क्या ये 525 हो जाएगा? यस। अगेन 5.25 माइनस 3.50 1.75 हो जाएगा। जल्दी से बताओ। और ये 0 हो जाएगा। सबका टोटल लगा लो, ये सबका टोटल लगा लो। तो 1.75 प्लस 1.75 प्लस 3.50 प्लस 5.25, चेक कर लो 12,25,000। क्या आपका पैट आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए। 12,25,000 आया था। तो ऐसा क्यों करें ना हम लोग, ये बुलिश वर्क क्यों करें? आपके पास के एग्जाम में इतना टाइम है क्या ये बुलिश वर्क करने का? मुझे बताओ फास्ट। नहीं ना, तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करो। आप कैल्सी पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको टोटल ऐड कर दो, आप टोटल सी फैट को ऐड कर दो और मुझे बताओ ना
क्या आप 5 साल में कितना डिप्रिशिएट करोगे? क्या 5 साल में पूरा 17,50,000 डिप्रिशिएट कर रहे हो क्या? तो वो पूरी 17,50,000 को माइनस कर दो ना, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपका पैट बचेगा, उसको डिवाइड बाय 5 कर दो तो एवरेज पैट मिल जाएगा। तो बताओ डिवाइड बाय 5 करेंगे तो बताओ एवरेज पैट कितना आ रहा है? 2,45,000, 2,45,000। सिमिलरली मशीन बी का भी फाइंड कर लो यार। तो बताओ मशीन बी का सी फैट का टोटल क्या 31,50,000 आ रहा है? चेक करिए। हाँ, क्या उसका 17,50,000 क्या आपका मशीन बी का क्या टोटल डिप्रिसिएशन आएगा? उसकी भी कॉस्ट उतनी है तो उसका डिप्रिसिएशन उतना ही आएगा। तो 31,50,000 में से 31,50,000 से माइनस करो 17,50,000 तो क्या 14 लाख बचेगा? क्या हमारे पास कितना बचेगा? 14 लाख। और उसको डिवाइड बाय 5 कर दो। उसको क्या कर दो? डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना बच जाएगा? 2,80,000। कितना बचेगा? 2,80,000। तो यू टेल मी, क्या 2,80,000 क्या एवरेज पैट हो जाएगा? दोनों का ERR कैलकुलेट कर लो ना। हम ERR किसके बेस पे कैलकुलेट करने वाले? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे, क्योंकि हमारे पास साल्वेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है। साल्वेज वैल्यू दिया होता तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो मशीन ए का ARR क्या आएगा? एवरेज पैट मेरे हिसाब से मशीन ए का एवरेज पैट है 2,40,000। मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? 2,45,000। बताओ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 17,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप बताइए कितना होगा ये? 2,45,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 तो ये हो जाएगा हमारा 14%। कितना हो जाएगा? 14%। सिमिलरली मशीन बी का चेक करो ARR कितना आ रहा है? चेक करो ARR कितना आ रहा है? ARR कितना आ जाएगा बताइए जी? तो ये है हमारा 2,80,000 आया था ना एवरेज, और इसका भी 17,50,000 है। कॉमन सेंस वाली बात है यार, कॉमन सेंस वाली बात है, करने की जरूरत भी नहीं थी, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। कॉमन सेंस यही कहता है, क्योंकि दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट सिमिलर थी ना। ये 245 पैट जनरेट कर रहा है, ये 280 जनरेट कर रहा है, तो परसेंटेज फॉर्म में यही वाला हाईएस्ट होगा ना, क्योंकि दोनों का ओरिजिनल कॉस्ट एक ही है। तो ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, दिमाग ही लगाना था, दिमाग ही लगाना था। ये कैलकुलेशन करके भी टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। डिवाइडेड बाय 17,50,000 तो ये हो जाएगा 16%। ये कितना हो जाएगा? 16%। करेक्ट है, ये 16% हो गया, ये 16% हो गया। परफेक्ट। तो बताओ कौन सा मशीन ARR के बेस पे सिलेक्ट करना है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। मशीन बी सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? मशीन बी, बिकॉज ARR इज 16%, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। 145 दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। करेक्ट है, तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो मेरे हिसाब से तो टेक्निकली आपको करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए। जहाँ स्टक हो जाते हो वहाँ देख लेना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। हमने क्वेश्चन नंबर 145 रिवीजन लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं उसे इग्नोर करता हूं। आप एक बार उसको होमवर्क कर लेना। क्या कर लेना? उसको होमवर्क कर लेना। प्योरली एनपीवी कैलकुलेट करना है। इवन दो क्वेश्चन नंबर 146 भी हमने कल डिस्कस किया था रिवीजन लेक्चर के टाइम पे, तो उसको भी आप क्या कर लोगे? होमवर्क कर लोगे। क्या कर लोगे? उसको भी आप होमवर्क कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज 1.20167। हमारे पास पीआई देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? पीआई इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 1.20167, 1.20167। ठीक है। व्हेन इट्स कैश फ्लो इज डिस्काउंटेड एट 12%। बार मैंने कहा है, इवन दो रिवीजन लेक्चर्स भी मैंने बहुत बार बताया कि जब हम एनपीवी और पीआई की बात करते हैं तो क्या एनपी और पीआई में क्या हम केसी से डिस्काउंट करते हैं? क्या केसी से डिस्काउंट करते हैं? तो बताओ कैश फ्लो को हम डिस्काउंट किससे करने वाले हैं? 12% से करने वाले हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट वाज 1,50,000। प्रोजेक्ट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है
T0 उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000. द प्रोजेक्ट जनरेट्स इक्वल कैश फ्लो ओवर 5 years टाइम. प्रोजेक्ट 5 साल में इक्वल कैश फ्लो जनरेट कर रहा है. हाउ मच कैश फ्लो विल बी जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट ईच ईयर. प्रोजेक्ट हर साल कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा ये हमें फाइंड करना है. इक्वल कैश फ्लो जनरेट करने वाला है तो मैंने मान लिया कि वो जनरेट करेगा एक्स एक्स एक्स. क्या एक्स एक्स कैश फ्लो जनरेट करेगा क्या, मुझे बताइए फास्ट. अब आप मुझे बताओ क्या एक्स एन्यूइटी है कि नहीं है. हाँ एक्स एन्यूइटी है. तो क्या ये जो एन्यूइटी है क्या इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे. नहीं आप पहले ये बताओ, आप पहले मुझे ये बताओ कि पीआई का फॉर्मूला क्या होता है. तो पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ये उसका फॉर्मूला है. करेक्ट है. तो हमारे पास क्वेश्चन में पीआई इज गिवन. पीआई कितना दिया हुआ है 1.20167 ये दिया हुआ है. अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या बनेगा. तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं x इंटू PVAF कितने परसेंट वाला 12% वाला 12% वाला जी कितने पीरियड वाला 5 पीरियड वाला कितने पीरियड वाला 5 पीरियड वाला डिवाइडेड बाय क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन योर क्वेश्चन. यस विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन 1,50,000 विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन 1,50,000. तो अब आप मुझे बताओ इसको मैं किस तरह से सिंप्लीफाई करूं. इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.20167 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाय PVAF कितने परसेंट वाला 12% वाला कितने पीरियड वाला 5 पीरियड वाला. तो अब आपको क्या ये सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं आता है. आता है जी. क्यों नहीं आता है जी, आता है ना, कर लो जी. तो 12% का फैक्टर 1.121 डिवाइडेड बाय 1.12 1 2 3 4 5. जीटी का बटन प्रेस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा. आपका जो डिवीजन में आ रहा है मेरे कैलसी पे आ रहा है 3.604776 समथिंग आ रहा है क्या चेक कर लीजिए. मैंने तो उसको मेमोरी प्लस में डाल दिया 1 फिर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.20167 इंटू हाँ 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 1,50,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकलेक्ट. तो मेरा आंसर आ रहा है कुछ 50,003 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है. तो क्या आपके कैलसी पे चेक करो एक्स का आंसर आ रहा है 50,003 समथिंग आ रहा है. तो ये क्या अप्रोक्सीमेटली क्या 50,000 बन जाएगा. क्या ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 हो जाएगा. जल्दी से मुझे बताइए जी क्या ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 हो जाएगा. हाँ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000. तो हर साल प्रोजेक्ट कितना कैश फ्लो जनरेट करेगा 50 50 50 50 50. तो चेक कर लो क्या आपके पास ऑप्शन ए दिया हुआ है क्या. वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज गुड क्वेश्चन. दिस इज गुड क्वेश्चन. ठीक है जी अच्छा क्वेश्चन था. अब मुझे लग रहा है कि अगर कोई पेबैक पीरियड वाला क्वेश्चन होगा मैं आपको होमवर्क दे दूंगा बेटा क्योंकि मैं वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. LMN कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट दैट विल कॉस्ट 80,000 एंड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years. ठीक है जी. मतलब उसका कॉस्ट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कॉस्ट कितने की है 80,000 की है. T1 T2 T3 T4 ठीक है. क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years द नेट इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो मतलब CFAT आर 25,000 पर ईयर. पहले 2 साल के लिए हमारा CFAT कितना रहेगा 25 रहेगा पहले 2 साल के. मैं थोड़ी कह रहा हूं क्वेश्चन कह रहा है. तो पहले 2 साल के लिए ये हमारा क्या रहेगा CFAT रहेगा. फिर क्या लिखा हुआ है एंड फॉर लास्ट 2 years दे आर 20,000 पर ईयर. तो लास्ट 2 years के लिए हमारा कैश फ्लो कितना रहेगा. तो क्या 20,000 पर ईयर रहेगा क्या. अब खत्म. आपको क्या फाइंड करना है इसका पेबैक पीरियड फाइंड कर लो. कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंपल पेबैक पीरियड फाइंड करेंगे. दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू. ये क्या रहेगा. अब डोंट से कि सर ये नहीं हो सकता है हमसे. ठीक है अगर नहीं हो सकता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है. बड़ी दिक्कत वाली बात है. डोंट से दैट. ठीक है डोंट से दैट कि नहीं हो सकता है. ठीक है मुझे आंसर नहीं पता आप आंसर निकाल लोगे अपना. आप आंसर अपना निकाल लोगे. ठीक है जी.
दिक्कत है। वेट वेट वेट, साउंड बंद था, साउंड नहीं था। 148 हो गया, क्वेश्चन नंबर 149 पे आ जाते हैं। भास्कर लिमिटेड एस्टिमेटेड दैट अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स 8 ईयर कैश नेट कैश बेनिफिट विल बी, कैश बेनिफिट मतलब कैश फ्लो, ये सी फैट है, 4000 पर ईयर फॉर 1 to 8 ईयर्स, मतलब 1 to 8 ईयर्स के लिए, मतलब T1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है ये 4000, यहाँ तक 4000 एन्यूटी हो गया ना बेटा ये आपका। एडिशनल टर्मिनल बेनिफिट 8000, टर्मिनल कैश फ्लो मतलब साल्वेज वैल्यू कितना मिलने वाला है, 8000 मिलने वाला है। अज्यूमिंग दैट दीज कैश इनफ्लोज सेटिस्फाई एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%, एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोजेक्ट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉसिबल आंसर्स। आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो फाइंड करना है। एक सेंटेंस पे ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक सेंटेंस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करें, क्वेश्चन क्या कहता है कि अज्यूमिंग दैट दीज कैश इनफ्लोज सेटिस्फाई एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी 8% की है और हमारा IRR मतलब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कितना परसेंट है, 8% है भाई। इसका मतलब ये हुआ हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही कमा रहे हैं, उतना ही एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, उतना ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। अगर हम IRR से पुल करके प्रेजेंट में लाते हैं तो बात वही होगी ना, 8% से पुल करेंगे तो हम किससे पुल करेंगे, IRR से पुल करेंगे। अगर एट IRR, क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एट IRR, क्या हमारा NPV 0 होता है कि नहीं होता है, खत्म। हमारा NPV 0 होता है, हमारा NPV 0 होता है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये 4000 4000 4000 4000 4000 4000 क्या ये एन्यूटी है? हाँ, तो ये सबको एक साथ पुल करके प्रेजेंट में लाओ, इसको इंडिविजुअली, ये भी तो भाई एक कैश इनफ्लो है ना आपका, टर्मिनल कैश इनफ्लो है भाई, इसको ही पुल करके प्रेजेंट में लाओ तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, उतना ही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा, खत्म खत्म। तो बताइए जी 4000, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए बेटा, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं लिख लिख के कराऊं तो आपको शर्म आनी चाहिए बेटा, आपको ऐसा लगना चाहिए कि सर हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये सब तो हमको आता है, आपको तो मास्टर बना के रखा है इसको बेटा मैंने। चलिए जी PVAF, तो आप बताइए कितना है भाई, मैं तो भूल गया कौन सा क्वेश्चन था, 10% है ना, 8% है, कितने परसेंट वाला, 8% वाला, कितने पीरियड वाला, 8 पीरियड वाला, प्लस क्या करेंगे, क्या ये 8000 सिंगल वैल्यू को जब हम पुल करके प्रेजेंट में लाते हैं तो PVAF आता है कि PVF आता है, PVF आता है या तो PVIF आता है, कितने परसेंट वाला, 8% वाला, 8 पीरियड वाला। ओ हीरो ध्यान से सुनोगे, ये सिंगल वैल्यू पुल करके प्रेजेंट में आएंगी ना, एक साथ एन्यूटी को पुल करके प्रेजेंट में लेके आते हैं, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं भाई, बताओ फास्ट। तो ये ले लो 1, मैं तो डायरेक्ट आंसर निकालूंगा भाई, 8% का फैक्टर होता है 1.0, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8, GT का बटन दबा दिया इंटू 4000, तो मुझे बताओ ये आ रहा है मेरा आ रहा है, चेक करो आपका भी वही आ रहा है क्या, आई माइट बी रॉन्ग है बेटा, आई माइट बी रॉन्ग बेटा, 229 867 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो। इसका PVIF निकालना है, PVF निकालना है, बेवकूफ हो गलती मत करना, यहाँ GT का बटन प्रेस मत कर देना, डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8000, तो ये आ रहा है 4322, चेक करो आपका वही आ रहा है क्या, आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट है 4322 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करो, उसमें ऐड कर दो 229 867, तो मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग, एक सेकंड, मैंने ये गलत सही किया था, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8, GT का बटन दबा दिया इंटू 4000 था, तो 229 867, ये तो मैंने बराबर किया है, ये तो बराबर हुआ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है जी, ये तो बराबर हुआ है, हाँ, तो इसको पुल करके प्रेजेंट में लेके आओ, तो कितना आ रहा है चेक करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इंटू 8000, तो 4322। ये भी ठीक ठाक ही है। अच्छा, मैंने ये इसीलिए गलत है, ये ऐसा इसीलिए गलत हो गया। हाँ, ये इसीलिए गलत हो गया ना, चेक करो। मैंने ये 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 GT बता दिया, इंटू 4000, तो ये 229। अच्छा, ये मैंने गलत लिखा था, 229 87 प्लस 4322, तो ये कितना आ रहा है? 27308। 27308 क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। लेकिन जब हम IRR से पुल करके प्रेजेंट में लाते हैं तो जितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, क्या उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा और यही हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, क्या वो ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा? बताइए जी, ये ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा जी? बताइए जी, बताइए जी, बताइए जी, बताइए जी। हाँ, होगा जी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, मुझे लग रहा है ये आपको मुझे होमवर्क दे देना चाहिए। प्रोजेक्ट हैज अ फॉलोइंग कैश इनफ्लोज 34,444, 39,877, 25,000, 52,800 for 1 to 4 years. For 1 to 4 years, the initial cash outflow is 1,04,000. Which of the following 4 statement is correct concerning the project's internal rate of return? IRR कैलकुलेट करना है। क्या may I give you this question for homework? हाँ सर, आप दे सकते हो। अब क्या करना पता है क्या? देखो, आपको है ना एकदम ऐसा लिटरली नहीं पूछा गया है कि चारों चार ऑप्शंस में कैसा दिया हुआ है कि IRR लेस देन 10% दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, IRR ग्रेटर देन 10% होगा बट लेस देन 14% होगा, ऐसा दे दिया है। तो आपको ऐसा नहीं दिया है ऑप्शंस की IRR 10% है, IRR 12% है, IRR 15% है, IRR 17, ऐसा नहीं दिया है। वो बिटवीन वाली बातें करी है। तो क्या करना पता है क्या? पहले 10% से डिस्काउंट करके NPV निकाल लेना, करेक्ट है। फिर एक बार 14% से भी निकाल लेना और एक बार 18% से भी निकाल लेना। ये तीनों तीन से निकाल के देखना कहां प्लेस कर रहा है, चेक कर लेना, करेक्ट है कि नहीं। दोस्तों देखो, पहले IRR कैलकुलेट करने के टाइम पे दो बातें बराबर से याद रखोगे। एट IRR जब मैं बोलता हूं उसका मतलब ये होता है कि जब हम IRR से डिस्काउंट करते हैं, IRR से पुल करके प्रेजेंट में लाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑलवेज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एंड एट IRR NPV इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। तो NPV इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। तो आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये दो बातें। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी थी कि डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेंगे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कॉमन सेंस यार, डिस्काउंट रेट मतलब केसी, कॉस्ट इंक्रीज करोगे तो वैल्यू तो डिक्रीज ही होगी, मतलब NPV हमारा डिक्रीज होगा। तो आपको है ना, जब कोई एक डिस्काउंट रेट अज्यूम करके जब आप NPV कैलकुलेट करते हो ना, तब आपको ये समझ में आता है कि मुझे नेक्स्ट डिस्काउंट रेट कौन सा अज्यूम करना चाहिए। और IRR में हमारा ऑलवेज टारगेट क्या होता है कि NPV को जीरो अचीव करना। क्या अचीव करना? NPV को जीरो अचीव करना। तो ऑलवेज ये सेंटेंस ध्यान रखना कि डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेंगे तो NPV डिक्रीज होगा, डिस्काउंट रेट डिक्रीज करेंगे तो NPV क्या होगा? डिस्काउंट रेट डिक्रीज करेंगे तो NPV इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 151 में थोड़ी ड्राफ्टिंग मिस्टेक तो है। यू मस्ट डिसाइड बिटवीन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। आपको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के बीच में डिसाइड करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या आता है? दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट एक्स हैज कैश फ्लोज ऑफ, थोड़ा गलत लिखा है उन्होंने, मैं यहां पे थोड़ा करेक्ट करते हुए चलता हूं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एक्स हैज कैश फ्लोज ऑफ T0, T1, T2, T3। तो ये बेसिकली जो 10,000 जो है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ है। 5,000, ये 5,000, ये सब कैश इनफ्लोज है, ठीक है जी। सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई में भी यही थोड़ी सिचुएशन, मतलब वहां पे थोड़ा वही उन्होंने गलती करके रखी है, बट आई विल जस्ट करेक्ट इट, ठीक है। तो यहां पे T0, T1, T2, T3, बताओ T0 पे क्या 20,000 का कैश आउटफ्लो होगा क्या? जल्दी से बताइए। और इनफ्लो कितने का होगा? 10,000,
और 10,000 का क्या इनफ्लो हो जाएगा, मुझे बताओ फास्ट, क्या इनफ्लो हो जाएगा? ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक हुई है। तो इस तरह से होगा ये। द फर्म हैज डिसाइडेड टू अज्यूम दैट अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब केसी 10% है फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। आपके पास दोनों प्रोजेक्ट के लिए केसी कितना देके रखा हुआ है? 10% देके रखा हुआ है। विच प्रोजेक्ट शुड बी चोजन? तो अब आप है ना जरा ध्यान से देख लो आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी ग्रेटर देन प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी। बी में क्या लिखा है? एक्स और वाई मेक्स नो डिफरेंस, विच यू चूज बिकॉज IRR ऑफ एक्स इज आइडेंटिकल टू IRR ऑफ वाई एंड बोथ IRR आर ग्रेटर देन 10%, विच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि दोनों का IRR सेम आ रहा है, तो आप एक्स और वाई और वो 10% से ज्यादा है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा कह रहा है ऑप्शन नंबर 2। सी वापस एनपीवी की बात कर रहा है एंड डी वापस एनपीवी की बात कर रहा है। मैं आपसे ना एक बात कहना चाहता हूं, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जब भी देखो यहां पे आपके पास नहीं, पहले बताओ क्या एनपीवी एक सिलेक्शन और अप्रेजल क्राइटेरिया है? हाँ है। क्या आईआरआर भी एक सिलेक्शन अप्रेजल क्राइटेरिया है? हाँ है। तो अब मुझे बताओ, जब दोनों क्राइटेरिया दिया होगा तो हम किसके बेस पे सिलेक्शन करेंगे? तो जनरली ये देखा जाता है कि एनपीवी इज द सुप्रीम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड अप्रेजल। एनपीवी इज द सुप्रीम क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन और अप्रेजल। अप्रेजल करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एनपीवी को सुप्रीम माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एनपीवी जो है ना वो बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे बात करता है, क्योंकि एनपीवी एक प्रॉफिट नहीं है। एनपीवी से टेक्निकली क्या होता है, अगर मान के चलो कि हमारे कोई एक प्रोजेक्ट का एनपीवी अगर 100 करोड़ आ रहा है, 100 करोड़ आ रहा है, तो इससे हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू, हमारी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमारी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि एनपीवी इज सुप्रीम क्राइटेरिया। तो अब आपको मुझे बताओ, आपके पास आईआरआर के बेस पे भी डिसीजन लेना, मतलब क्वेश्चन में आईआरआर का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शंस में आईआरआर का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपके पास एनपीवी का भी एक एनपीवी के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपका सिलेक्शन किसके बेस पे जाना चाहिए? तो जनरली एनपीवी के बेस पे ही सिलेक्शन आपका जाना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम एनपीवी के बेस पे सिलेक्शन करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या आपको क्या दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालना नहीं आएगा क्या? कैलसी पे ऐसे ही निकल जाएगा, एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकल जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये एन्युइटी है कि नहीं है? हाँ एन्युइटी है। तो 10% दिया हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 जीटी का बटन प्रेस कर दो, इनटू 5000 माइनस 10,000। तो मुझे बताओ इसका जो एनपीवी आ रहा है वो 2434 आ रहा है। चेक ऐसे ही करना होता है एग्जाम में भाई, ये सब डायग्राम कुछ ड्रॉ नहीं करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप कैलसी में फटाफट काम कर सकते हो। तो सेम चीज 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का केसी एक ही है, ठीक है। जीटी का बटन प्रेस कर दो, इनटू 10,000, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फो मिल जाएगा, माइनस कर दो 20,000। तो मुझे बताओ इसका आ रहा है 4869 समथिंग आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो मुझे बताओ ऑप्शन बी को तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया था बेटा, रिजेक्ट कर दिया था बेटा। क्यों रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों? इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि हम जब एनपीवी और आईआरआर दोनों है तो ये सिचुएशन में एनपीवी के बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मुझे प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट वाई सिलेक्ट करेंगे बिकॉज प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी इज ग्रेटर देन प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी दिक्कत वाली बात है दोस्तों मुझे बताइए फास्ट। ओके, क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? ये भी हो गया। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट 152 पे। क्वेश्चन नंबर 152 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 152।
देर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स दैट हैव डिफरेंट लाइफ्स, दोनों की लाइफ अलग अलग है। हाँ, दोनों की लाइफ, अच्छा कुछ याद आ रहा है क्या? हमने कॉन्सेप्ट देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रिपीटेटिव विथ लाइफ डिस्पैरिटी, कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा देखा था। द प्रोजेक्ट ए हैज़ 4 years लाइफ, प्रोजेक्ट ए की लाइफ कितनी है? 4 साल की है। इन रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस द अर्लीस्ट कॉमन लाइफ विल अकर, सॉरी प्रोजेक्ट में, ये वापस रीड कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आ गई लेकिन रीड करने में कुछ मिस आउट कर लिया मैंने। देयर आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स दैट हैव डिफरेंट लाइफ्स। प्रोजेक्ट ए हैज़ 4 years लाइफ, प्रोजेक्ट बी हैज़ 5 years लाइफ। बताओ प्रोजेक्ट बी की लाइफ कितनी है? 5 साल की है। इन रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस the earliest common life will occur when project A is replicated dash times and project B is replicated dash times। आपको समझ में है ये क्या कहना चाहता है? इन रिप्लेसमेंट चेन एनालिसिस मतलब, अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट रिपीटेटिव है तो दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लग रहा है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट ए कितनी बार रिपीट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे मतलब रिपीट करेंगे 5 टाइम्स। प्रोजेक्ट बी कितनी बार रेप्लिकेट करेंगे मतलब रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। तो क्या हम इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे? लेकिन मैंने आपको, अगर रेगुलर लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, इवन दो रिवीजन लेक्चर्स को भी ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। इसमें पता है क्या, हमने एन्यूलाइज ईएसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, इक्विवेलेंट एन्यूलाइज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था हमने। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके एवरेज निकालते थे कुछ, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो पहले देखो ना आप। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 153, ABC Limited is considering investing in a project that cost ₹5 lakhs। बताओ उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख की है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का है। चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लूँ कि आपके लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 153 से 156 सॉल्व करना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि चारों 4 क्वेश्चंस एक ही हैं, बस रिक्वायरमेंट अलग अलग है। क्वेश्चंस एक ही हैं लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो पहले मैं रीड करता हूँ, 153 पे जाता हूँ। ABC Limited is considering investing in a project that cost ₹5 lakhs। कॉस्ट का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख की है। दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 years। वो कितने सालों के लिए कंटिन्यू रहेगा? वो नेक्स्ट 5 years के लिए क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो T3, T4 एंड T5 नेक्स्ट 5 years के लिए कंटिन्यू रहेगा। द एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू इज 0। इसकी साल्वेज वैल्यू क्या रहने वाली है? टर्मिनल कैश फ्लो क्या रहने वाला है? 0। द टैक्स रेट इज 35%। टैक्स रेट कितना है दिया है क्वेश्चन में? 35% इज गिवन। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द टैक्स पर्पसेस, मतलब कंपनी डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है। एंड द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट हैज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिपीट करो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डोंट यू थिंक दैट ये हमारा इबिट्टा होगा बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन? मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में देके रखा हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्या मतलब क्वेश्चन में इबिट्टा देके रखा हुआ है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, क्वेश्चन में इबिट्टा देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? 2,20,000। कितना देके रखा है? 2,20,000। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केसी इज ऑल्सो गिवन विच इज 10%। यू टेल मी, फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, हमें एनपीवी फाइंड नहीं करना है। ये जितने भी कैश फ्लोज होंगे उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। जितने भी कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ क्वेश्चन में हमें सी फैट दिया है कि इबिट्टा दिया है? इबिट्टा दिया है। तो क्या हम इबिट्टा से सी फैट तक जा सकते हैं? ऑफ कोर्स जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या हम यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? करेंगे, लेकिन उसके पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो 5 लाख
माइनस साल्वेज वैल्यू 0 है और हमारी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो डोंट यू थिंक दैट हमारा डिप्रिसिएशन हर साल 1 लाख आएगा? तो क्या हम यहां से 1 लाख माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों? ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या हमें ईबीआईटी मिल जाएगा? यस, ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 1,20,000। बताओ, क्या ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं? ना 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 ना, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, डायरेक्टली क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें से डायरेक्टली टैक्स माइनस करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, टैक्स कितना दिया हुआ है? 35% दिया हुआ है जी, 35% दिया हुआ है जी। तो 1,20,000 इंटू 0.35, तो क्या ये 42,000 आपका टैक्स हो जाएगा? क्या 42,000 आपका टैक्स हो जाएगा? तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो 78,000 विल बी आर नो पैट। क्या मिल जाएगा हमारा? ये हमारा नो पैट होगा। अब नो पैट बोलो या पैट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बताओ, नो पैट और पैट में क्या करते हैं? क्या हम डेप्रिसिएशन एडबैक करते हैं क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन एडबैक करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा? सी फैट मिलेगा। सी फैट, क्योंकि हमें तो सी फैट से ही लेना देना है भाई, हमें थोड़ी बिट्टा से लेना देना है। लेकिन मान के चलो क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया ही नहीं होता तो क्या होता? क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया ही नहीं होता तो क्या हमारा इबिट्टा ही, क्या हमारा सी फैट होता? क्या हमारा इबिट्टा ही, क्या हमारा सी फैट होता? हमारा इबिट्टा ही हमारा सी फैट होता। क्या होता? हमारा इबिट्टा ही हमारा सी फैट होता। लेकिन क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, तो डिप्रिसिएशन का टैक्स एडवांटेज लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारा सी फैट कितना आ गया? 1,78,000। मैं कहूं इतनी मगजमारी क्यों करें? आप थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हो क्या? अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करो, तो क्या हमें ईबीआईटी मिल जाता है क्या? इसको 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? क्योंकि ईबीआईटी प्री टैक्स है। किसी भी प्री टैक्स आइटम को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 - t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें डिप्रिसिएशन एड बैक कर दो। तो क्या फटाफट आंसर आ जाएगा क्या आपका? आप इस तरह से करके देख लेना। तो अब तो काम मेरा खत्म हो गया भाई, अब तो मेरा काम खत्म हो गया भाई। तो मैंने क्या यहां पे क्या फाइंड कर लिया? क्या मैंने यहां पे सी फैट फाइंड कर लिया? तो बताओ हर साल का सी फैट कितना आया? 1,78,000, 1,78,000, 1,78,000, 1,78,000। दोस्तों क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करने चाहिए। ठीक है जी, तो 178 आ गया। आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू, यू जस्ट हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेम। आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा ड्राफ्टिंग मिस्टेक लग रही है, बट आई थिंक लेट मी जस्ट चेक इट आउट। डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ? 10%। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, जीटी का बटन दबा दिया, इंटू 1,78,000, तो मेरा आ जाता है ये 6,74,760, 6,74,760, 6,74,760 के क्लोज में क्या आ रहा है? जरा चेक कर लो। 760 के क्लोज में क्या आ रहा है? जरा चेक कर लो बेटा। आपके आंसर में थोड़ा क्या होगा ना कि वो राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है यार, तो जरा चेक कर लीजिए 760 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए मेरे दोस्तों, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुझे तो लग रहा है 6,74,760, ये 74,798, मुझे ये वाला ऑप्शन बराबर लग रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बराबर है। तो 153 का ऑप्शन कौन सा आएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, आंसर वही दिया है क्या उन्होंने? मुझे तो नहीं पता है। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एनपीवी फाइंड नहीं करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन डिडंट से कि वी नीड टू फाइंड द एनपीवी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ? इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज पंगा क्या हो जाएगा ना कि वो लोग पर्पसफुली ऐसा करेंगे कि आपके पास ऑप्शंस में एनपीवी का भी मतलब ऑप्शंस डाल के रखा होगा। अभी जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं किया उन्होंने, लेकिन ऐसा वो करेंगे एग्जाम में कि एनपीवी के भी ऑप्शंस दिया होगा और बच्चा क्या ध्यान से रीड नहीं करता है, ध्यान से रीड नहीं करता है और वहीं पे फंस जाता है, वहीं पे फंस जाता है। तो फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है जी, आपको फंसना नहीं है। तो 154 पे आ जाओ। क्वेश्चन सेम है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करता हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रीड कर लेता हूं। हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, पीआई फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया था? ऊपर वाले अपने अभी फाइंड किया था ना, 674,760 लिख दो।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 674,760 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या 5 लाख रुपीज़ का है क्या, डिवाइडेड बाय 5 लाख करो, मेरा आंसर आ रहा है 1.35, अब राउंड ऑफ करूंगा तो 1.35 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन? अगेन 155 भी एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। अरे सॉरी 155 भी वो सेम क्वेश्चन है, बस उतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बेटा कि क्वेश्चन आपको अलग पूछा गया, व्हाट इज पे बैक पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम टेक्निकली कौन सा पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे? टेक्निकली हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे सिंपल पे बैक पीरियड। कौन सा पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे? सिंपल पे बैक पीरियड। तो टेक्निकली हम यही कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ क्या आपके पास क्या ये जो है क्या वो एन्युइटी आया था? हाँ एन्युइटी आया था। और ये हमारा क्या है? तो क्या कैसे करेंगे मुझे बताओ, आप ही बताओ फटाफट। हमारा ये एन्युइटी आया था तो पे बैक पीरियड कैसे फाइंड करते थे? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या एनुअल कैश फ्लोज विच इज 1,78,000। तो 5 lakhs को अगर हम 178 से डिवाइड कर दे तो क्या हमारा पे बैक पीरियड 2.81 ईयर्स आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 156 सेम क्वेश्चन है लेकिन हमें IRR फाइंड करना है। क्या फाइंड करके बताऊं क्या यहाँ पे IRR? अभी देखो आपके पास IRR में जो ऑप्शंस दिए ना वो इस तरह से ऑप्शंस नहीं दिए कि IRR 10%, IRR 12%, IRR 14%। अगर ऐसा ऑप्शंस दे दिया होता ना तो मगजमारी करते ही नहीं, वो ऑप्शंस को ही रख के हम देख लेते हैं कि जो जिस IRR पे NPV 0 आता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 10% भी दिया है, यहाँ पे देखो ना बिटवीन वाली बात की है उन्होंने। किसकी बात की है? बिटवीन 10% to 15%, बिटवीन 10% to 20%। तो हम क्या करते हैं पहले 10% से एक बार NPV कैलकुलेट कर लेते हैं। किससे कैलकुलेट कर लेते हैं? 10% से। चेक कर लो फटाफट। अब तो NPV में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, NPV आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैश इनफ्लो है क्या वो सब एन्युइटी है क्या? तो फटाफट 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, 5 साल ही है ना प्रोजेक्ट की लाइफ? हाँ प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल ही है, हाँ 5 साल ही है। GT का बटन दबा दो, GT का बटन दबा दो, इंटू 1,78,000 तो और माइनस 5 lakhs करो तो बताओ हमारा NPV कितना आ रहा है 10% पे? 174, ओहो बहुत ज़्यादा आ रहा है NPV। 760 इतना NPV आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि हम धड़ाक से उसको रिड्यूस कर देते हैं? देखो आपके पास 20% वाला भी दिया हुआ है। अब NPV को कम करना है तो डिस्काउंट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शंस में देखो क्या 20% भी दिया हुआ है तो 20% अज्यूम करके देखो ना क्या जा रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 2 3 4 5, GT का बटन दबा दो, इंटू 1,78,000 माइनस 5 lakhs तो NPV आ रहा है 20% पे 32,329। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है यार, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार है ना 23% पे जरा चेक कर लो क्या आ रहा है। देखो ना आपके पास एक एक्सट्रीम जो दिया हुआ है 23% दिया हुआ है, तो 23% ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो 23% से एक बार NPV कैलकुलेट कर लो। तो 23% का क्या होगा मुझे बताओ, ये फैक्टर तो 1.23, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.23, 1 2 3 4 5, GT का बटन दबा दीजिए, इंटू 1,78,000 माइनस 5 lakhs। ओके क्या माइनस 981.81 समथिंग आ रहा है क्या? तो यू टेल मी क्या हमारा IRR ये दोनों के बीच में होना चाहिए? होना चाहिए। और डिफरेंस कितने परसेंट का है? 3% का। चलेगा यार कोई दिक्कत नहीं है, 3% रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ IRR फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? IRR लोएस्ट डिस्काउंट रेट। तो बताओ लोएस्ट डिस्काउंट रेट कितना है? दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 20% है लोएस्ट डिस्काउंट रेट, दिस इज 20%। प्लस क्या होता है NPV एट लोएस्ट डिस्काउंट रेट, दिस इज 32,329 डिवाइडेड बाय NPV एट लोएस्ट डिस्काउंट रेट 32,329 माइनस इनटू ब्रैकेट माइनस NPV एट हायर डिस्काउंट रेट, ठीक है जी, एंड इनटू हायर डिस्काउंट रेट कितना है 23 माइनस 20। तो आप जरा ये आपके लिए मैंने सॉल्व किया ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि IRR किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो काम खत्म हो गया मेरे हिसाब से। 32,329 प्लस 981.81, ठीक है, इसको मेमोरी में डाल दिया।
32,329 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकलेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मैंने उसमें 20 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 22.91%। कितना आ रहा है, 22.91%, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। आपको इतना सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। तो 22.91% आ रहा है, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहाँ भाई चला गया पेज नंबर, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या 22 और 23% के बीच में रहेगा क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने ऑलवेज कहा था कि अगर आपको आंसर क्लोज टू एक्यूरेट चाहिए तो ये जो डिफरेंस है वो 1% अगर रहेगा तो आपका आंसर क्लोज टू एक्यूरेट आएगा, लेकिन 3% से भी आंसर आएगा ना, कोई डिफरेंस 3% से भी आंसर तो आने ही वाला है, आंसर तो आने ही वाला है, बट क्लोज टू एक्यूरेट अगर जाना है तो आपको ये डिफरेंस कम रखना पड़ेगा।